फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह, निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को संज्ञानात्मक विकास पढ़ाएंगे, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जीन पियाजे ने दी थी। ये हमारे सीटेट के पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर ऑफलाइन हुआ हो, ऑनलाइन हुआ हो, चाहे जैसे मूड में हुआ हो, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस एक अकेली थ्योरी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 नहीं तो 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। आज हम आपको फुल डिटेल में इनके बारे में पढ़ाएंगे और आपसे जो भी इनसे क्वेश्चन बनेगा वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं जीन पियाजे। ये कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, पहले हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम इनकी थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो जो जीन पियाजे थे, ये क्या थे? ये मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। स्विट्जरलैंड के निवासी थे या स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, निवासी थे। इन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन यही पूछता है कि किसका ये स्टेटमेंट है, किसने कहा था। बच्चे क्या होते हैं? सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। निर्माता हैं। और इन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। इन्होंने ही कहा था। इन्होंने अपने प्रयोग किए थे अपने ही बच्चों पे। जैसे जैसे बच्चों के स्टेजेस बढ़ते गए, उनकी उम्र बढ़ती गई, उसको इन्होंने देखा और देख के क्या किया, उसी को स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, जिन्हें आज हम अब पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। मतलब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। इनके जो सिद्धांत हैं, इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। अवस्था का सिद्धांत क्या कहा जाता है? अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे को मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। ये क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट मनोविज्ञान के जनक हैं, पिता हैं, जनक कहे जाते हैं। किस चीज के जनक कहे जाते हैं? तो मनोविज्ञान के। ये तो इनके बारे में पूरी डिटेल थी, हमने आपको बताया। इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम है संज्ञानात्मक विकास। और संज्ञानात्मक विकास को इन्होंने पूरे 4 स्टेजेस में बांटा है। सबसे पहले है पेशीय संवेदी अवस्था, जो इन्होंने 0 से 2 वर्ष के बच्चों को माना। फिर दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष के बच्चे थे उनके लिए। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष के बच्चे। फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष माना जाता है। यदि उसके आगे भी लिखा है तो भी आप समझ सकते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ही औपचारिक अवस्था कहा जाता है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को अनौपचारिक अवस्था भी कहते हैं। ये तो इनकी स्टेजेस जो अवस्थाएं बांटी उसके बारे में था। और ये उनके बारे में, जीन पियाजे क्या थे? एक मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे।
इनका क्या स्टेटमेंट था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्हें मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है या जनक कहे जाते हैं। अब इन्होंने कुछ टर्म्स दिए थे जो हमारे पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अनुकूलन के बारे में। स्कीमा क्या होता है? बच्चों को जो सूचनाओं का घर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। यानी कि सूचनाओं का जो उसके ज्ञान का भंडार घर होता है, उसका माइंड होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। बस इतना ही इसके बारे में जानना है। फिर है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? दी गई जानकारी को या सूचना को बच्चा जब अपने हिसाब से ढाल लेता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम अनुकूलन कहते हैं, एडॉप्टेशन कहते हैं। अनुकूलन के दो कार्य माने गए हैं, एक समावेशन और एक समायोजन। समावेशन हो लिखा या आत्मसातकरण लिखा हो, दोनों का ही मतलब एक ही होता है। समावेशन क्या होता है? जैसे आपने देखा, आपने एक कोयल को देखा, कोयल को देख के आपने बच्चे को कहा कि बेटा देखो ये कोयल जा रही है। बच्चे ने देखा वो काली थी, बस इतना ही देखा। दूसरे दिन बच्चे ने कौवे को जाते देखा तो भी वो क्या करता है? कहता है देखो देखो पापा कोयल जा रही है। तो क्या हुआ? कोयल और कौवे में बच्चे ने क्या किया? अंतर नहीं कर पाया। क्या हुआ? अंतर नहीं कर पाया। तो जब दो चीजों में बच्चा अंतर नहीं कर पाता है तो वो क्या होता है? समावेशन, आत्मसातकरण होता है। ठीक उसका उल्टा समायोजन में होता है। समायोजन में क्या होता है कि जब बच्चा इतना समझदार हो जाए कि वे कोयल और कौवे में अंतर कर लेता है तो वो क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। समायोजन में क्या होता है? जब वो कोयल को देखता है तो कोयल की आवाज क्या होती है? मीठी मीठी। और कौवा क्या करता है? काए काए करता है। तो कौवे की आवाज और कोयल की आवाज में जब वो डिफरेंस कर ले गया बच्चा तो वो हमारा समायोजन कहा जाता है। डिफरेंस इतना ही है फ्रेंड्स, बट हमें कंफ्यूजन जो होता है वो बहुत होता है। अब आपको समझ में फ्रेंड्स अच्छे से आ गया होगा इनकी अवस्थाओं के बारे में, जीन पियाजे के बारे में, और इनके जो टर्म्स थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए। अब हम आपको इनके एक एक स्टेजेस के बारे में फुल डिटेल में पढ़ाती हूँ। पहले आप इन स्टेजेस को लिख लें, फिर अब हम आपको इनके चारों स्टेजेस को एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पेशीय संवेदी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की मानी गई है। सबसे पहले है इंद्रिय गामक अवस्था। इसमें बच्चा जो होता है इंद्रियों द्वारा सीखता है, इंद्रियों द्वारा अपना अधिगम करता है। फिर है मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था। मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें बच्चा क्या करता है, जो उनकी मूल प्रवृत्तियां जैसे हंसना, रोना, भूख लगना, प्यास लगना, सुसुपाटी वगैरह, यही बच्चों की क्या होती हैं? मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो उन्हें जन्म से मिली रहती हैं। इसमें आप लिख सकते हैं हंसना, रोना, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है सबसे पहले बच्चा क्या करता है? रोता है। फिर है परावर्तित व्यवहार। परावर्तित व्यवहार मतलब होता है एक ही क्रिया को बच्चा बार बार जब दोहराता है। जैसे छोटा बच्चा है, जब वो 6 मंथ का हो या 1 साल के अंदर का होता है तो वो उंगली को मुंह में डालेगा, चूसेगा, आप मार देंगे वो हटा देगा, बट जैसे ही आप हटेंगे तुरंत वो उस चीज को करना शुरू कर देता है। तो एक ही व्यवहार को यदि बार बार किया जाता है तो वो परावर्तित व्यवहार के अंतर्गत आता है। उंगली चूसना। फिर है गत्यात्मक अवस्था। गत्यात्मक अवस्था क्यों कहा गया इस स्टेज को? क्योंकि इसमें बच्चा क्या करता है? पहले घुटनों के बल चलता है,
फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, खड़े होके एक दो कदम चल के गिरता है, बट वो धीरे धीरे क्या करता है, गति करना सीख लेता है, चलना सीख लेता है। आई थिंक आप लोग भी अपने अगल बगल जो बच्चे होंगे उन्हें देखे होंगे कि 2 साल का बच्चा जो होता है वो अच्छे से चल लेता है। वस्तु अस्थायित्व मतलब होता है कि जो भी वस्तु उसके पास हो वो उसे अस्थायी रूप से अपने पास ही रहने देता। आप उसे थोड़ा सा भी हटाएंगे तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है। अनुकरण अवस्था, अनुकरण अवस्था क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अपने घर में मम्मी पापा को देख के माँ, पा, बा ऐसे ऐसे शब्द बोलना सीखता है और धीरे धीरे अनुकरण करते करते वो पूरे शब्दों को अच्छी तरह से बोल लेता है। ये हमारी थी पेशी संबंधी अवस्था। इससे अधिक इसमें पॉइंट नहीं बनते हैं फ्रेंड्स। जितने पॉइंट बनेंगे उतने हम पूरे ही पॉइंट आपको नोट कराते चलेंगे। अब हम देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। 2 से 7 वर्ष का बच्चा क्या क्या एक्टिविटी करता है वो हमने यहाँ मेंशन किया है। अहम केंद्रित अवस्था भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी अवस्था होती है कि आप अपने घर के बच्चे को एक पैकेट बिस्किट दे दें, उससे आप कहें बेटा अपने छोटे भाई को दे दो, बहन को दे दो, वो बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं अकेले ही सारा बिस्कुट खाऊंगा, चाहे वो खा पाए या ना खा पाए, बट वो अपने छोटे भाई बहनों में शेयर नहीं करता है। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछ लेता है 4 ऑप्शन दे करके, इनके चारों स्टेजेस दे देगा और पूछता है किस अवस्था में बच्चे के अंदर अहम केंद्रिता पाई जाती है। तो फ्रेंड्स हमें याद रहना चाहिए कि जो अहम केंद्रित होती है केंद्रिता वो हमारी 2 से लेकर के 7 इयर्स के चाइल्ड में पाई जाती है। फिर है संरक्षण का अभाव। संरक्षण का अभाव मतलब क्या होता है, जैसे आपने 1 लीटर पानी लिया, आपने उसे इस चौड़े डब्बे में रख दिया पानी को, फिर उसी 1 लीटर पानी को आपने एक लंबे डब्बे में रख दिया। अब वही 1 लीटर पानी दोनों ही डब्बे में है। आप बच्चे से पूछेंगे कि किस डब्बे में ज्यादा पानी है, तो बच्चा बोलेगा कि बड़े वाले डब्बे में, छोटे वाले डब्बे में नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें संरक्षण का अभाव पाया जाता है, क्योंकि उसे नहीं मालूम है कि ये शेप में चौड़ा है और ये शेप में लंबा है। इस एज के जो बच्चे होते हैं उन्हें आकृति का ज्ञान नहीं होता है, उनमें संरक्षण का अभाव पाया जाता है। फिर है अविलोम्यता। अविलोम्यता क्या होती है, जैसे आपने बच्चे को व बनाना सिखाया तो बच्चे को क्या लगता है ये व है, इसी व से आपने ऐसे करके इसे क बना दिया। अब आप बच्चे को कहेंगे कि वापस तुम व बनाओ तो बच्चा नहीं बना पाता है, उसे लगता है कि वो व गायब हो गया। यही क्या होती है अविलोम्यता। जब पुरानी वस्तु पे बच्चा चला जाए तो विलोम्यता होती है और जब नहीं पहुंच पाए तो अविलोम्यता मानी जाती है। जीववाद मतलब बच्चे को सजीव और निर्जीव की समझ इस स्टेज में नहीं होती है, वो निर्जीव वस्तुओं में भी समझता है कि ये सजीव है। जैसे हम चल फिर सकते हैं उसी तरह से चेयर है, कुर्सी है, घर में मेज है, टेबल है, जो भी चीजें हैं वो चीजें चल सकती हैं। केंद्रीकरण, केंद्रीकरण वो होता है जैसे बच्चा जो होता है इस स्टेज का, उस बच्चे को का जो ध्यान होता है वो सिर्फ एक ही चीज पे होता है, दूसरी चीज को वो ध्यान नहीं दे पाता है। फिर है सिंबॉलिक थॉट। सिंबॉलिक थॉट मतलब बच्चे की जो बुक रहती है 2 से 7 इयर्स की, उसमें ए बना के एप्पल दे देंगे और बी बना के बॉल दे देते हैं, सी बना के बिल्ली बना देंगे, कैट बना देंगे। तो उन्हें उन वस्तुओं से उनको पढ़ना सिखाया जाता है। क ख ग पढ़ाएंगे तो क बना के कबूतर बना देंगे, 1 2 3 बनाएंगे तो 1 का सिंबल दे देंगे। इसीलिए इस स्टेज में ये सारी एक्टिविटी कराई जाती है। फिर है वर्णमाला की शुरुआत। बच्चे में
शुरुआत कर देते हैं हम उसको पढ़ना लिखना और सिखाना। तर्क शक्ति की कमी पाई जाती है इस स्टेज में। आई थिंक आपको ये दोनों ही समझ में आ गया होगा, इन्हें आप नोट करिए। तब तक मैं इसकी तीसरी और चौथी स्टेज के बारे में आपको पढ़ाती हूँ। आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताएंगे। उसमें क्या था, विलोमीयता थी, अविलोमीयता। इसमें क्या है, विलोमीयता। आप व से क बना दे या बी पी से बी बनाए या बी से पी बनाए, कोई भी वर्ड बनाए, बच्चा क्या करता है उसको समझ जाता है कि ये कहाँ से बना है और कैसे नहीं बना है। उसमें क्या था, संरक्षण का अभाव था। आपने पानी एक ही था, शेप साइज बदल दिया तो उससे बच्चा क्या होता था, भ्रम में पड़ जाता था। बट इसमें क्या है, बच्चा समझ जाता है कि ये बॉटल चौड़ा था और वो क्या है, लंबा है, बट पानी का जो है वो एक ही है। ठीक, उसमें क्या था, बच्चा आकार बदलने की वजह से समझ नहीं पा रहा था। ये क्या है, विकेंद्रीकरण। उसमें क्या था, केंद्रीकरण। ये क्या है, विकेंद्रीकरण। मतलब एक ही बच्चा एक जगह पे नहीं बल्कि अलग अलग चीजों के बारे में सोच सकता है और एक बार में अलग अलग चीजों को समझ सकता है। फिर है वस्तुओं का वर्गीकरण। जैसे बच्चा क्या करता है, इसमें शेप साइज अलग अलग कलर को सबको क्या करता है, वो समझ जाता है कि किस किस बॉक्स को किस में रखना है, कलर का उसको ज्ञान हो जाता है। मतलब सेम कलर को एक साइड कर सकता है, उसमें आकार में भी जो परिवर्तन होता है वो भी समझ जाता है। फिर है गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया मतलब बच्चे को अभी हम क्या करते हैं उसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सारी चीजें सिखाना शुरू कर देते हैं। फिर है वस्तुओं को सजाना। बच्चा क्या करता है, हर एक चीज को उसे नॉलेज हो जाता है, वो समझ जाता है कि ये वस्तु यहाँ रखना है, ये वस्तु वहाँ रखना है। घर का भी कोई भी कार्य उसे दे दे वो अच्छे से उस चीज को प्रॉपर तरीके से कर लेता है। तो इस अवस्था में क्या था, विलोमीयता, उससे ज्ञान हो जाता है कौन सी वस्तु कहाँ से बनी है। संरक्षण का भी अभाव नहीं रहता है, वो समझ जाता है कि बॉटल लंबी है, बॉटल चौड़ी है, उसकी आकृति को देख के जान जाता है। मतलब एक ही विकेंद्रीकरण, मतलब अलग अलग चीजों के बारे में सोच सकता है, समझ सकता है। वस्तुओं का वर्गीकरण मतलब शेप साइज कलर का उसे नॉलेज हो जाता है। गणितीय संक्रिया मतलब प्लस माइनस बच्चे को आ जाता है। फिर अब हम देखते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ही हम औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी आपको दे सकता है कि औपचारिक अवस्था बताइए या अमूर्त बताइए, तो कंफ्यूजन में मत आइएगा। अमूर्त चिंतन मतलब क्या है, बच्चा बिना देखे भी किसी भी चीज के बारे में समझ सकता है, चिंतन कर सकता है, सोच सकता है। निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है, इसे निगमनात्मक अवस्था भी कर सकते हैं और निगमनात्मक चिंतन भी कर सकते हैं। फिर है अपसारी चिंतन, मतलब वो किसी एक चीज के बारे में एक ही तरह से नहीं अलग अलग तरीके से भी सोच सकता है। अपसारी मतलब फैला हुआ होता है, मतलब अलग अलग से सोचना। तर्कात्मक चिंतन करता है, अब ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी सोच नहीं सकता, वो जो तर्क करेगा, वो जो पढ़ेगा, वो चीज क्या होगा, लॉजिकल होगी। उसकी सोचने की क्षमता जो होती है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी रहती है। किस अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 11 से 15 साल का जो बच्चा होता है। आई थिंक जितना समझाना चाही हूँ उतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1 से 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।